कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संघोस्त्व कर्मणे। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण हमसे ये कह रहे हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल या परिणाम पर कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म की फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए और कर्म ना करने में भी हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि हमें निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बगैर अपना कर्म करना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ वर्तमान में अपने कर्म पर होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण घई और एजुफाइंग में आप सबका स्वागत है। एजुफाइंग आपके लिए लेकर आया था जेई एडवांस क्रैश कोर्स पराक्रम 2026 सीरीज। और इस सीरीज में आज तीसरे दिन हम काइनेमेटिक्स के कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से चल रही होगी और आप सब मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गिवन है फिगर शोज एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हमें डायग्राम में ये एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 19.2 मीटर्स एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एज शोन। तो एक बॉल है, उसे हमने h हाइट जो कि 19.2 मीटर्स है वहां से प्रोजेक्ट किया है एंगल अल्फा पे वेलोसिटी u से। द बॉल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन आफ्टर 2.4 सेकंड्स। तो ये यहाँ से चलती है और इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर जाती है कहीं पे। और फुट ऑफ द टावर इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे ओरिजिन है फुट ऑफ द टावर पे, विच इज ऑल्सो द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर शोन ऑन द फिगर। ओके, एक्स एंड वाई आर शोन। प्लॉट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम। ओके, वाई वर्सेस टी का ग्राफ गिवन है एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट इज शोन। ये हमें वी वाई वर्सेस एक्स ग्राफ भी मेंशन्ड है। फाइन, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक्स एंड वाई एंड मीटर्स, टीज एंड सेकंड्स, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है। फिर गिवन है इफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। पहले अल्फा और थीटा अलग अलग होंगे, बाद में अल्फा को थीटा के बराबर करके प्रोजेक्ट किया है। इट विल स्ट्राइक अ पॉइंट बिलो डाउन द इंक्लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर इट स्ट्रक अर्लियर। ओके, तो अगर आप वाई वर्सेस टी ग्राफ देखें ना, इसमें ये दिख रहा है कि ये 19.2 मीटर से चलती है बॉडी और फाइनली ना 19.2 मीटर्स पे हिट कर जाती है। यानी ये इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे हिट कर रही है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम ही जगह पे हिट कर रही है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टली पहले थी वहीं पे हॉरिजॉन्टली वापस आके हिट कर रही है। दैट इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दी वाई टी ग्राफ। ऑल्सो हमें ये दिख रहा है इनिशियली वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट था, बाद में ये माइनस वी नॉट हो जाता है, तो ऑफकोर्स ये उल्टा हो जाएगा इस पॉइंट पे हिट करते वक्त। और यहाँ पे x जो है वैल्यू वो 38.4 गिवन है, यानी ये रेंज होगी जो ये प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन टू अस। चलिए एक बार डायग्राम से शुरू करते हैं। लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस। और हमें ये दिख रहा है कि ये बॉडी जो है कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करती है, दिस एंड इट हिट्स हेयर। तो जहाँ पे ये हिट कर रही है यहाँ का y कोऑर्डिनेट हमें पता है। हाउ डू वी नो दिस y कोऑर्डिनेट? फ्रॉम द y टी ग्राफ इटसेल्फ वी नो दैट दिस y वैल्यू इज 19.2 मीटर्स। जहाँ से चला था उसी y पे वापस आ गया है। और कितना समय लगा यहाँ पे पहुँचने में? दैट इज 2.4 सेकेंड्स। ओके, ऑल्सो हमें x भी पता लग रहा है। दिस x इज ऑल्सो नोन टू अस। From the velocity versus x graph we know this x value is 38.4 meters। तो ये वैल्यू हमें ग्राफ से पता लग रही है कि ये यहाँ से चल के जब यहाँ पे आया तो समय कितना लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो नोन टू अस। यहाँ पे हिट करने का जो समय है दिस इज 2.4 सेकेंड्स। इतनी देर में यहाँ पे हिट कर गया। अब ज़रा आप फोकस करिएगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे यू एक्स पे और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे यू वाई पे। सो एक तो चीज़ जो हमें सीधे पता लग जाएगी वो है टेंजेंट थीटा वाई बाय एक्स से। पहली चीज़ तो हमें सीधी जो पता लग रही है दैट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज वाई बाय एक्स। व्हाट इज वाई वैल्यू इज 19.2 मीटर्स और एक्स वैल्यू जो है दैट इज 38.4 मीटर्स। दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ, विच इज करेक्ट गिवन टू अस इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में टेंजेंट थीटा की वैल्यू हाफ गिवन थी, तो ये सही है। दिस इज राइट। Also,
from the figure we know what is known to us. From the figure we know that change in y is 0. जब आपने प्रोजेक्ट किया था बॉडी को, जिस वाई पे वो पहले था उसी पे वापस आया। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है उस फॉर्मूले को सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2 u/y/g, राइट। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से इसे डराइव कर लें पहले, और मैं इसे सीधे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास यू वाई की वैल्यू आ जाती है, दिस इज जी इंटू टाइम ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 2। वी नो एवरीथिंग हेयर। जी की वैल्यू है हमें 10 दे रखी, टाइम ऑफ लाइट इज 2.4 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 24/2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको यहाँ से पता लग रहा है। अब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वो हम रेंज से फाइंड करेंगे। रेंज की जो वैल्यू है लॉन्ग एक्स एक्सिस अगर आप देखें 38.4 मीटर्स है इस ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला यू एक्स इंटू टी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास यू एक्स की वैल्यू रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट से आ जाएगी। तो दिस रेंज इज 38.4, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2.4 सेकेंड्स। तो जब आप ये डिवाइड करते हैं, this comes out to be 16 मीटर पर सेकेंड। सो आपको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स पता लग गए। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है, दिस इज यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जी कैप। उन्होंने बोला इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 12 आई कैप प्लस 12 जे कैप। वेलोसिटी लिखा जाना चाहिए था, स्पीड ही मेंशन कर रखी है। दिस इज ऑफ कोर्स 16 आई कैप, एक्स एक्सिस पे इज 16 एंड वाई एक्सिस पे दिस इज 12, दिस मच मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड पूछी जाती तो हमें फिर आई कैप जे कैप में आंसर नहीं दिया जाना चाहिए था। यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, दिस इज स्पीड, दिस इज अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 256 प्लस 144 इज 400, 400 का अंडर रूट हो गया 20, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है वो मैच नहीं किया, डी ऑप्शन गलत हो गया। ऑल्सो यहाँ से हम टेंजेंट अल्फा भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट अल्फा इज कमिंग आउट टू बी वी वाई रेदर यू वाई बाई यू एक्स। तो यू वाई की वैल्यू थी आपके पास 12, यू एक्स की वैल्यू थी 16, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/4। आपको फर्स्ट ऑप्शन में 4/3 गिवन है, यानी वो गलत गिवन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो गया यहाँ पे। अब हमें सी ऑप्शन चेक करना है। अब सी ऑप्शन में क्या गिवन है, सी ऑप्शन में गिवन है द बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विच इज इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इफ द प्रोजेक्शन इज अलोंग इंक्लाइन। अलोंग इंक्लाइन मतलब पैरेलल टू इंक्लाइन, दैट इज अगर मैं अल्फा को इक्वल टू थीटा कर देता हूँ तो ये कहाँ पे जाके हिट करता है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन मेक यू अंडरस्टैंड। और ये चेंज कर देते हैं यहाँ पे, here we are going to project it parallel to the incline। सेम स्पीड रखनी है, u को हमें 20 ही रखना है, बट जो ये एंगल है ये थीटा कर देना है। ओके, वीड ऑल्सो नीड द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन थीटा। तो हमें दिख रहा है टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू थी दैट वाज हाफ, तो हम परपेंडिकुलर 1 मान लेते हैं, दिस इज 2। थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सीधे राइट एंगल ट्राइंगल से ही इसको फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज विल बी √5। वी वुड नीड साइन एंड कोसाइन राइट नाउ, क्योंकि हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी है ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई, बट साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ से चल के ये हिट करेगा इंक्लाइंड प्लेन को। जब ये हिट करेगा इंक्लाइंड प्लेन को, हम एक तो नॉर्मल टू इंक्लाइन और एक अलोंग इंक्लाइन, ये दो डायरेक्शंस में मेजरमेंट्स करेंगे ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू इंक्लाइन, इसे हम yn मार्क कर लेते हैं, अलोंग इंक्लाइन वाले को हम xt मार्क कर लेते हैं। टेंजेंशियल एक्स एक्सिस, नॉर्मल y एक्सिस,
टू द इंक्लाइन प्लेन, ये ओरिजिनल वाई और एक्स नहीं है, ये नॉर्मल टू इंक्लाइन और टेंजेंशियल टू इंक्लाइन है। तो इनके अलोंग हमें जब डायरेक्शंस मेंशन करनी है तो हमें साइन और कोसाइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा क्लियरली इज 1/√5 एंड कोसाइन थीटा हेयर इज 2/√5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यूज हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ। कैसे, देखिए पहले तो आप क्या करें कि नॉर्मल टू इंक्लाइन आप फॉर्मूला यूज करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। जब आप नॉर्मल टू इंक्लाइन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू कितनी होगी, एस विल बी दिस, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी, इफ यू सी दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो ये वाला थीटा हो गया, राइट। इफ दिस एंगल हेयर इज थीटा, वी नो दिस साइड टू बी एच कोसाइन थीटा, राइट। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एच कोसाइन थीटा हो जाएगी साइड। तो हमारे पास नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन में ये वैल्यू जो है दिस विल बी एच कोसाइन थीटा। यू की वैल्यू नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन हो जाएगी 0। ए की वैल्यू विल बी हाउ मच, अब ये देखिए जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस विल बी जी कोसाइन थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी जी साइन थीटा। तो ये आपके पास ए जो है दिस विल बी ऑफ कोर्स जी कोसाइन थीटा। और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये नीचे की तरफ इसे ओरिजिन ऊपर मान लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं ओरिजिन को, नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव लेना चाहें पॉजिटिव लेना चाहें। मैं इस डायरेक्शन को, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके काम करने वाला हूँ। तो हम नीचे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, हाउ। सो टी वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ये टू ऊपर चला जाएगा, सो विल हैव टू एच कोसाइन थीटा बाय, ये नीचे चला जाएगा जी कोसाइन थीटा एंड इट्स अंडर रूट। ओके, तो कोसाइन थीटा से कोसाइन थीटा गया, 2 इंटू एच वॉज हाउ मच, एच वैल्यू वॉज 19.2 बाई जी इज 10 अंडर द रूट। ये वैल्यू आपके पास आ रही है रूट ऑफ 3.84 सेकेंड्स। ठीक है, तो प्रिसाइजली दिस विल कम आउट टू बी 1.95 सेकेंड्स। आप अंडर रूट ले लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये अभी कैलकुलेशन में इंटेंसिव क्वेश्चन है, बट वील हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। अब ये करने के बाद अब आप अलोंग इनक्लाइन चेक करें, यही फॉर्मूला फिर से लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फिर से लगाइए। जब ये लगाएंगे दिस विल गिव यू द रेंज अलोंग एक्स टी, फाइनल रेंज, ठीक है। ये आपको फाइनल रेंज दे देगा, दिस वे आर एफ यू, दिस वैल्यू विल बी 20, टी वी ऑलरेडी नो, एंड ए दिस वैल्यू विल बी जी साइन थीटा, बट ये वो आपको नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑपोजिट टू यू है, राइट। तो जब आप ये लगाते हैं, सो आई थिंक फ्रॉम हेयर यू विल गेट फाइनल रेंज टू बी 20 इंटू टी इज 1.95 माइनस हाफ इंटू जी इज 10 इंटू साइन थीटा इज 1/√5 and then t square is this value 3.84। तो अब ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दिस रेंज विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस इज 30.6 मीटर्स। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन में इंटेंसिव है क्वेश्चन। 30.6 मीटर्स ये रेंज आ रही है। अब इनिशियल रेंज कितनी थी वो आप कैसे चेक करेंगे, देखिए इनिशियली जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल, हमें पता है 38.4 मीटर्स था, दिस वाज 38.4 मीटर्स, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके। और अगर आप डायग्राम में देखिए दिस एंगल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर टू थीटा, राइट, दिस एंगल हेयर इज ऑल्टरनेट इंटीरियर टू दिस एंगल थीटा। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो आपको बेस चाहिए था। सो ये हाइपोटेन्यूज इज 38.4 एंड बेस will be 38.4 cosine theta. So clearly initial range was the initial range into cosine theta. That means initial range was 38.4
एंड कोसाइन थीटा इज 2/√5। जब आप इसे सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 34.34 मीटर्स। ये आपके पास इनिशियल रेंज आ रही है, यानी कि जो हमने अभी केस किया है उसमें ये पॉइंट नीचे पहले आता है, यानी यहाँ से चल के ये कुछ ऐसा रास्ता फॉलो करेगी, इट विल हिट समवेयर हियर। ओके, ये टोटल डिस्टेंस जो था, ये जो पहले वाला था उसके कंपैरिजन में नीचे आ रहा है। ओके, सो सिंस we see the initial range was greater than the final range, therefore the projectile hits a lower point on incline। तो ये इंक्लाइन पे एक नीचे वाले पॉइंट पे हिट कर दिया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस, यानी सी ऑप्शन सही है। इफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड एट थीटा inclination of incline with the same speed, it will strike below a point down the incline with respect to the point where it struck the incline earlier। C option is correct। So इसका मतलब the correct options here, the option B and option C, these are the correct options here। Alright friends, this question में given है a particle moves in such a way that the x and y coordinates are given as x is r into omega t plus sin omega t, y is r into 1 plus cosine omega t, where omega and r are positive constants and t is in seconds। choose the correct option। तो हमें ये पूछा गया मैक्सिमम और मिनिमम y कोऑर्डिनेट पे नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यूज क्या क्या हैं, ये हमसे पूछा गया है। ओके, लेट्स सी टू इट। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स जो हमें दिए गए हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो मेंशन कर देते हैं। एक्स हमें गिवन है एज आर इंटू ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ना तो आपको वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो पता लग जाएगा। टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए, तो आप डी बाई डी टी करेंगे, पहली टर्म से ओमेगा बचेगा, आर विल बी आउटसाइड, सो यू हैव ओमेगा प्लस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन ओमेगा टी। सो ओमेगा एक बाहर भी आएगा, यू हैव साइन ओमेगा टी, इसका डी बाई डी टी इज ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी। सो आर ओमेगा वी कैन टेक एज कॉमन, वी हैव 1 प्लस साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा डेरिवेटिव लेके। और एक बार फिर से अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आई थिंक फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट दी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वी एक्स बाई डी टी। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, देन साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी माइनस साइन के साथ, ऑफ कोर्स देयर इज एन ओमेगा एडिशनल ओमेगा हियर, सो यू गेट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट जो गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट जो गिवन है दैट इज आर इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आप ये देखिए यहाँ से व्हाट इज वी वाई विल कम आउट टू बी डी वाई बाई डी टी। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे आर बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस एक ओमेगा बचेगा, एंड देन यू हैव साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी ओमेगा बाहर आएगा डेरिवेटिव लेके, तो इवेंचुअली यू गेट दिस। एंड फ्रॉम हेयर हम एक्सेलरेशन जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो वाई कंपोनेंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज डी वी वाई बाई डी टी। तो अब ये सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज साइन का हो जाएगा साइन ऑफ, दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग। अब हमसे कहा गया है व्हेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वाई। ओके, वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है? देखिए वाई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन ओमेगा टी जो है इसकी वैल्यू +1 होगी, राइट। साइन की वैल्यू +1, टी 0 पे होती है, या यस, तो टी 0 या इसके बाद आई थिंक दिस इज 2 पाई एंड सो फॉर्थ। इन जनरल हम 2n पाई कर सकते हैं, राइट, ऐसे चलता जाएगा। वी कैन राइट डाउन दिस एज 2
y का इंटेग्रल मल्टीपल, राइट? सो n कैन हैव एनी इंटेग्रल वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस टाइम पे y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, एंड जब y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तब dx कितना होगा करस्पॉन्डिंगली, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 होगी, करस्पॉन्डिंगली साइन ओमेगा टी की वैल्यू तब 0 होगी, राइट? साइन की वैल्यू जब +1 होगी तब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। सो वी सी हियर कि वी एक्स जो है उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 r ओमेगा, एंड वी वाई जो है उसकी वैल्यू आपके पास होगी 0, राइट? तो जो वेलोसिटी है अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस विल बी +2 r ओमेगा i कैप ओनली। और जब एक्सेलरेशन वेक्टर सिमिलरली अगर ऐसे ही हम नोट करें, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जो है दिस विल कम आउट टू बी 0, राइट? बिकॉज साइन ओमेगा टी 0, एंड एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है दिस विल कम आउट टू बी -r ओमेगा स्क्वायर। सो करस्पॉन्डिंगली जो एक्सेलरेशन वेक्टर है अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दैट विल ओनली बी -r ओमेगा स्क्वायर जे कैप, राइट? तो ये हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज होंगी करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो इट्स रिटन व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट the net velocity is, of course this is 2r omega, so the first option here is correct। when the particle is at minimum y coordinate, okay, तो एक करस्पॉन्डिंगली मिनिमम y कोऑर्डिनेट का भी चेक करना है। मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट पे एक और चीज पूछी गई है, maximum y coordinate पे when particle is at maximum y coordinate the net acceleration is -omega square r g cap, c is also correct। so now let's check for y is equal to minima। y की वैल्यू मिनिमम कब होगी? y की वैल्यू मिनिमम होगी जब साइन ओमेगा टी, रादर कोसाइन ओमेगा टी जो है इसकी वैल्यू होगी -1, राइट? ये वैल्यू जब -1 होगी तो आई थिंक y इज 0। सो करस्पॉन्डिंगली और वो उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, तो ये आएगा t इज इक्वल टू पाई पे, देन 3 पाई पे, एंड सो ऑन। तो यानी ये ऑड मल्टीपल हो गया 2n+1 पाई, जहाँ पे आप n को 0 से शुरू कर सकते हो, तो ये ऑड मल्टीपल्स पे आएगा। इसके करस्पॉन्डिंगली साइन ओमेगा टी अगर आप देखें तो साइन की वैल्यू जब -1 आ रही है तब साइन की वैल्यू फिर से मेरे ख्याल से 0 ही है, राइट? पाई पे, 3 पाई पे, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाइज पे साइन की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वी एक्स देखें, वी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? वी एक्स विल बी कोसाइन ओमेगा टी आपके पास -1 गया, ये 0 हो गया। वी वाई चेक करें, वी वाई में ये कोसाइन ओमेगा टी आप वी वाई में साइन ओमेगा टी आप 0 करते हो, ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी आ रही है, तो साइन ओमेगा टी ये -1 था, वी एक्स 0 हो गया, वी वाई 0 हो गया, तो यानी वेलोसिटी वेक्टोरिकली 0 हो गई, राइट? और हमें गिवन है व्हेन द पार्टिकल इज एट मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट देन द नेट एक्सेलरेशन इज, अच्छा हमें वेलोसिटी तो चेक ही नहीं करनी, हमें एक्सेलरेशन चेक करनी है। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट देखें कितना होगा, कहाँ गया एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट? दिस इज -r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी 0, ये एक्स कंपोनेंट हो गया 0। वाई कंपोनेंट चेक करेंगे एक्सेलरेशन का, दिस विल बी -r ओमेगा स्क्वायर, को साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 है, सो दिस इज r ओमेगा स्क्वायर ओनली। दैट मीन्स एक्सेलरेशन वेक्टर will be r omega square j cap, which is option D, right? So when the particle is at minimum y coordinate the net acceleration is 0, no, ये गलत है। net velocity of course is 0, not acceleration। तो यहाँ पे अगर velocity होता then that value is 0 but not acceleration, so that means correct set of options is A is correct, C is correct, and D is correct। so these are the correct options। we see कि वेलोसिटी वेक्टर ये आता है आपके पास करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू मैक्सिमम, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर दैट यू गेट, दिस इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू y minimum, this is the desired answer।
All right, friends, this question is given as three particles x, y, and z. They are placed sequentially on a straight horizontal line at successive equal distances. Particle x starts moving vertically up with constant velocity v, and particle z starts moving downward with constant acceleration a without initial velocity as shown in the figure. Select the correct options from the following about the motion of particle y. So all the three will be at the same straight line if all begin to move simultaneously. Okay, तो जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन है कि तीन पार्टिकल जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, समवॉट लाइक दिस, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो वन पार्टिकल इज से x, द अदर पार्टिकल इज से y, थर्ड पार्टिकल हेयर इज से z. और मान लेते हैं ये इनकी इनिशियल पोजीशंस हैं. हुआ ये कि पहला पार्टिकल जो है ये ऊपर मूव कर गया बाय अ डिस्टेंस, लेट्स से ये y एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है, तो दिस इज से y1. दूसरा पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन से नीचे की तरफ मूव कर गया, लेट्स से बाय अ डिस्टेंस y2. ध्यान रखिएगा ये पहला वाला पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है, तो y1 क्लियरली विल बी v इंटू टी, और ये y2 जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, सो दिस इट्स मैग्नीट्यूड विल बी हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर. t0 पे ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से शुरू करते हैं. अब ये x वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया इंस्टेंटेनियसली, z वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया इंस्टेंटेनियसली, और हम ये चाहते हैं कि ये तीनों पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए. उस हिसाब से इस y वाले पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा. सो एक बार तो हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं. लेट्स सी, ज्वाइन दीज टू. सो y वाले पार्टिकल को अपनी पोजीशन से ऐसे ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, समवॉट लाइक दिस, ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा ये अपनी पोजीशन से. तो इधर शिफ्ट कर देते हैं सो दैट यू कैन सी कि ये कितना मूव किया है, लाइक दिस. दिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाई पार्टिकल. वाई वाला जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पे आ गया है, राइट. अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए, यानी ये एक्स वाला पार्टिकल है, ये वाई वाला पार्टिकल है, और ये जेड वाला पार्टिकल है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए. सो दीज टू एंगल्स क्लियरली दीज विल बी वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करने की वजह से हमारे पास ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये दोनों एंगल्स बराबर आएंगे. सो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर फ्रॉम वन साइड डिवाइडेड बाय बेस. तो अगर आप ध्यान से देखिए ये जो डिस्टेंस है, इनफैक्ट मैं ये जो एंगल्स हैं इन्हें यहाँ की बजाय कहीं और शो करूँगा अभी आपके सामने. ये डिस्टेंस जो है मान लेते हैं ये x1 है, और यहाँ से आई एम टॉकिंग ऑफ दीज टू पार्टिकल्स. ठीक है, एक्स और वाई के बीच में इनिशियल डिस्टेंस जो था दैट वाज x1, और y और z के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस था दिस वन, दिस इज से x2, राइट. अब जब ये यहाँ पे पहुँच गए हैं इस पॉइंट पे, तो एक ना हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. सी दिस पर्टिकुलर लाइन हियर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन, ड्रॉ इट डॉटेड, तो आपको ये दिखेगा कि ये एंगल्स, ये वही एंगल्स हैं थीटा जो पहले हमने मार्क किए थे, राइट. अब अगर मैं टेंजेंट थीटा लिखूं तो एक तरफ से परपेंडिकुलर कितना होगा, हाउ मच विल दिस परपेंडिकुलर बी. आई थिंक क्लियरली ये दिख रहा है, दिस मच डिस्टेंस विल बी y1 माइनस वाई. अगर मान लेते हैं y ने जो ये डिस्टेंस मूव किया है दिस इज y ओनली. ठीक है, y पार्टिकल ने जो डिस्टेंस मूव किया दिस इज y, तो पहले वाले पार्टिकल का जो डिस्टेंस था वो y1 था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है y1 माइनस वाई होगा फ्रॉम दी ज्योमेट्री ऑफ द फिगर. और दूसरी तरफ से इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो गया y1 माइनस वाई, बेस हो गया x1. टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज y1 माइनस वाई बाई x1. और दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना होगा, तो आई थिंक ये डिस्टेंस आपके पास टोटल डिस्टेंस दिस वन, दिस विल बी y2 प्लस वाई, राइट. और जो बेस है दैट विल बी x2. तो क्लियरली वी कैन राइट डाउन y2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय x2. और अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y निकाल लीजिए पहले. तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपके पास इक्वेशन बनेगी, दिस x2 गोज हेयर, सो यू गेट x2 y1 माइनस x2 y इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा x1 y2 प्लस
x1 y वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए. फ्रॉम हियर वी विल गेट टू नो दैट y कॉमन, यू विल हैव x1 प्लस x2 ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2. और यहाँ से आपके पास y के लिए एक जनरल इक्वेशन आती हुई दिखेगी, दैट इज x2 इंटू वाई वन माइनस x1 इंटू वाई टू टोटल डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2. तो ये इन जनरल हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि जो मिडिल पार्टिकल है उसे कितना मूव करना चाहिए सो दैट तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें. सो दिस इज द कंडीशन फॉर condition for collinearity of the three particles. In general, ठीक है, ये आपने रिजल्ट निकाला यहाँ से. So the first equation you got, and from there you got these equations. अब अच्छा, ये equations जब हमारे पास आ गई, यहाँ पे अब हमें वैल्यूज फिल करनी है. हमें गिवन है कि जी जो x1 है और x2 है ये दोनों बराबर हैं, तो आप इन्हें x मान लीजिएगा. y1 की वैल्यू है हमारे पास vt, वो हमें दिख रही है डायग्राम में, और y2 की वैल्यू है आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर. इफ आई फिल इट इन द गिवन फॉर्मूला, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी इक्वल टू x इंटू v इंटू टी, देन यू हैव माइनस अगेन x इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा 2x. इसे सेपरेट करके अगर लिखें, x से x कैंसिल होगा, यू विल गेट वी टी बाई टू माइनस अगेन x कैंसिल होगा 1/4 ए टी स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू एंड अप विथ, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इसे कंपेयर करें, लेट्स से इफ y मूव्स एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो y के लिए जो इक्वेशन है वो क्या होगी, दैट विल बी डी वाई इंटू टी, रेदर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए इक्वेशन होगी इन जनरल. अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर करने पे यू वाई द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी v/2, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड कंपेयर करें तो एक्सेलरेशन ए वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ से 1/4 ए जो है वो हाफ ए वाई के बराबर आएगी. सो ए वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a/2, बट वो माइनस साइन के साथ आएगी. एक माइनस साइन भी आ रहा है, दिस इज -1/4 a, दैट इज हाफ ए. ओके, सो ऑन कंपेयरिंग, we get vy value, uy value as in the upward direction, and ay value क्योंकि वो नेगेटिव में आई है, दिस विल बी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. चेक करते हैं कौन सा आंसर है यहाँ पे. इनिशियल वेलोसिटी इज v/2 अपवर्ड्स, यस दिस इज करेक्ट. एंड एक्सेलरेशन इज a/2 अपवर्ड्स, नो. इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, नो. एक्सेलरेशन a/2 डाउनवर्ड्स, yes. So correct set of options given question will be option A and option D. Alright friends, this question is given है, a cylindrical pipe of radius r is rolling towards a frog sitting on the horizontal ground. Center of the pipe is moving with constant velocity v. To save itself, the frog jumps off and passes over the pipe, touching it only at the top. Denoting the air time of the frog by t, horizontal range of the jump by r, and acceleration to gravity by g, which of the following conclusions can you make? So हमें क्वेश्चन में एक फ्रॉग दे रखा है लाइक दिस, वी आर गिवन दिस ग्राउंड हेयर. इसके ऊपर देयर इज दिस सिलेंड्रिकल पाइप विच इज रोलिंग, और इस सिलेंड्रिकल पाइप का कुछ रेडियस गिवन है आर. नाउ दिस फ्रॉग, इट जंप्स फ्रॉम दिस पॉइंट विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और वो ये पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ इसको क्रॉस करेगा. द थिंग इज कि ये पाइप भी जो है ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, सिलेंड्रिकल पाइप है, ये रोल कर रही है.
और किसी भी इंस्टेंस पे इसका जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हमें v गिवन है। तो इसका पाथ तो पैराबोलिक ही होगा इसे क्रॉस करते वक्त, और ये कुछ इस तरह से जाता है पैराबोलिक पाथ में, इट ओनली टचेस एट द टॉप एंड देन पासेस ओवर, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो लेट्स ड्रॉ द स्लिमेस्ट पैराबोला जो इसे क्रॉस करता है। लेट्स से दिस इज द स्लिमेस्ट पैराबोला जो कि इसे इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ क्रॉस करता है इस सिलेंड्रिकल पाइप को। तो वी विल अज्यूम कि हमने इसे वेलोसिटी लेट्स से u से प्रोजेक्ट किया है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, वर्टिकल कंपोनेंट है uy, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और इस पॉइंट पे जब ये इसे क्रॉस करेगा इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा ux, ऑफ कोर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है इसका जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। और ये जो रेडियस है ऑफ दिस cylindrical pipe, this is given to us as small r, right, this be the center of this cylindrical pipe. Now this is what we come across. अब ध्यान दीजिएगा कि हमने अगर इस ग्रेजिंग पैराबोला को सर्कुलर ऑब्स्टेकल के अराउंड बनाना है, और द ग्रेजिंग पैराबोला around the circular obstacle, we want कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है for the parabola at that point, this should be greater than or equal to the radius of the circular, जो इस केस में सिलेंड्रिकल है, ऑब्स्टेकल। तो अब आप इसको फॉलो करिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, राइट, दिस कैन सिंपली बी रिटन एज द नेट velocity its square divided by the acceleration perpendicular, राइट, इससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आपको दिखनी है यहाँ पे, वो ध्यान रखिएगा, ये नेट वेलोसिटी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो सेंटर जो है वो लेफ्ट की तरफ v से जा रहा है और ये राइट की तरफ ux से जा रहा है, दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट हैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो इनको ऐड करके आएगी। सो एट द टॉप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, यू विल कंसिडर दैट टू बी v प्लस ux इट्स होल स्क्वायर, एंड द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इट जो एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी, दिस इज g। तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज g एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल r। सो यहाँ से आप रीअरेंज करें अगर, आई थिंक यू गेट द वैल्यू ऑफ ux एज इक्वल टू g r, ऊपर चला जाएगा, देन यू टेक द अंडर रूट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट r, देन ये v उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस v। सो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे कि ये इसको क्रॉस करेगा। इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए शुरू में प्रोजेक्शन के दौरान। और वर्टिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंस वी ऑलरेडी नो dy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू ay इंटू एस वाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस लगा दिया है। अब टॉप पे हमें पता है ये वैल्यू जीरो है, और ये वाली वैल्यू जो है इसको आप माइनस यू वाई स्क्वायर ही फिल करेंगे, और ए वाई की जो वैल्यू है वो माइनस जी फिल करनी पड़ेगी, राइट, एंड दिस वैल्यू एस वाई विल बी 2r, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस यू वाई स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू रूट rather 2 into ay is minus g and then sy is 2r. From here you get the value of uy as equal to 4 gr and its under root, right, this is the result that you get. Okay, अब हमसे पूछा गया है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसका, एयर टाइम जो है फ्रॉग का वो t है, और जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, माने ये यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त जो ये रेंज कवर हुई है दैट इज कैपिटल आर। और अगर टी जीरो पे आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है दैट इज कैपिटल टी
इनका रिलेशनशिप जो है हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग द रिजल्ट्स दैट वी हैव सो डिराइव्ड राइट नाउ। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट, एयर टाइम ऑफ फ्रॉग, ये कैपिटल टी, दिस विल बी 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंट कर सकते हैं। टाइम ऑफ असेंट जो है वो सीधे सीधे 2 टाइम्स यू वाई बाई जी से आ जाएगा। इसमें आप वैल्यूज फिल कर दें। अब दिस इज 2 टाइम्स, मैंने ये फॉर्मूला सीधे सीधे यूज कर लिया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी टॉप पे 0 है और यू जो है उसकी वैल्यू यू वाई है, और यू वाई आपने यहाँ पे निकाल रखा है, दिस इज √4 GR डिवाइडेड बाई जी। आप चाहें तो √2H बाई जी भी लगा सकते हैं, उससे भी सीधे सीधे रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू, दिस 2 कम्स आउट, सो यू गेट दिस इज 4 इंटू रूट, और जी अंदर चला जाएगा, सो यू गेट दिस एज 4 √R बाई जी। ओके, सो ये एक अप्रोच है। ये आपने वी वाई को यूज करके फाइंड कर लिया, आप इसके बगैर भी इसे फाइंड कर सकते थे। आपको सिर्फ √2H बाई जी लगाना है और उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। कुड ऑल्सो गो बाय दिस अप्रोच, दिस इज 2 टाइम्स रूट ऑफ 2H by G, time of ascent is also this, so H would simply be 2 times, this is I think how much value, this is 2R, राइट। ऊपर जाने में समय लगेगा √2H बाई जी, नीचे आने में भी समय लगेगा √2H बाई जी, इसका ट्वाइस करना पड़ेगा आपको। और ये H की वैल्यू जो है दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 2R ओनली ना, सो 2R फिल कर दीजिए यहाँ पे, दिस बाई जी, सो ये 2 बाहर आ जाएगा, सो इवेंचुअली यू गेट दिस एज 4 √R बाई जी। सो यू कैन गो बाय एनी अप्रोच, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसका मतलब ए पार्ट इज करेक्ट, वी गॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट एज ए करेक्ट, सो बी इज रॉन्ग। अब रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑफ कोर्स वी नो कि रेंज इट्स फॉर्मूला इज यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यू एक्स जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये इक्वालिटी है और यहाँ पे आपके पास एक तरफ ना इनइक्वालिटी, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इक्वालिटी से उठाना है फॉर्मूला और इनइक्वालिटी में फिल करना है। सो यू एक्स इज इक्वल टू दिस इज आर बाई टी, राइट, और इसे उठाइए और उठा के यहाँ पे फिल कर दीजिए। सो फ्रॉम हेयर we get r by t, this value should be either greater than or equal to root gr minus v, राइट, और t को फिर राइट पे शिफ्ट कर दीजिए। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू रेंज एज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t, and what is t value, t value is of course 4 into √R by g, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय √GR minus v, and of course I think हमें ये दिख रहा है दिस इज गिवन टू अस इन ऑप्शन डी, देखेंगे ये आपको ऑप्शन डी में मिलेगा। here this is wrong, so the correct set of answers here is answer A and answer D, these are the correct answers here। Alright friends, this question में given है a particle moves in such a way that its position vector at any time t is given by r vector is equal to t I cap plus t square j cap plus t k cap। ओके, तो हमें क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर गिवन है, कितना है ये r वेक्टर, दिस इज टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जी कैप प्लस टी के कैप, राइट, दिस मच इन मीटर्स। और हमें पूछा गया कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू वेलोसिटी पहले वाले में, उसकी वैल्यू, फिर अलोंग वेलोसिटी उसकी वैल्यू, फिर नॉर्मल टू वेलोसिटी पूछा है। ओके, तो नॉर्मल टू वेलोसिटी या तो ए होगा या सी होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। और अलोंग वेलोसिटी पूछा गया है, एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया। तो हमें पहले तो काम ये करना पड़ेगा, यहाँ से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी इज सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डेरिवेटिव लेंगे यू विल गेट आई कैप प्लस twice tj cap plus a cap this much मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और फिर वेलोसिटी वेक्टर से आप एक्सेलरेशन वेक्टर जो है उसको डिड्यूस करिए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी dv वेक्टर बाई dt, वेलोसिटी वेक्टर के डेरिवेटिव से आएगा,
दिस विल बी आई कैप का 0, के कैप का 0, यहाँ से आएगा ये ट्वाइस टी, एंड दिस इज रादर 2 ओनली, 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन जो है इन जनरल इसका जो मैग्नीट्यूड है, this is coming out to be 2 meter per second square, which is given to us in option D. So this means कि option D तो correct है, magnitude of the acceleration is 2 meter per second square. But हमसे एक और चीज़ पूछी गई थी, that is the component of acceleration vector parallel to velocity vector. ये आप AT वेक्टर जो है इसको फाइंड करने वाले हैं। सो AT वेक्टर विल बी, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, दिस विल बी A डॉट V, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास v आ जाता है, और फिर इसको v कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड v कैप कैन बी रिटन एज v वेक्टर बाय v, यहाँ पे लिख देते हैं v वेक्टर और नीचे v का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये जनरल रिजल्ट हो गया है हमारे पास, यहाँ डॉट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज v वेक्टर ओनली। सो a डॉट v करना पड़ेगा आपको पहले, ये जनरल रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट से आता है, कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर पैरेलल टू अनदर वेक्टर, ये हम सीधे सीधे फाइंड कर लेते हैं, दिस इज 2j कैप and its dot with velocity vector which is this। पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स आपके पास ये वेलोसिटी वेक्टर भी आएगा, एंड देन नीचे v का स्क्वायर, व्हेन वी से v का स्क्वायर मींस दिस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और फिर इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो मतलब आपको यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाना, क्योंकि अगर v निकालते सिर्फ तो अंडर रूट लगाते, फिर स्क्वायर करते तो हट जाता। आपके पास यहाँ से जो ये रिजल्ट आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, आई थिंक ऊपर जे डॉट जे आंसर आएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। सो 2 इंटू 2 इज 4, गेट 4t इन द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 4t स्क्वायर प्लस 2, एंड इसके साथ आपके पास ये वैल्यू आ रही है, राइट। अब अगर हमसे तो पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड, तो AT वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सामने वाला कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल लेते हैं, और इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो दिस विल बी ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ अगेन 4t स्क्वायर प्लस 2, ये वेलोसिटी वेक्टर ही तो है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट होगा, वो प्लस 2 ये वैल्यू आई। ऑन सॉल्विंग दिस आई थिंक यू शुड बी गेटिंग दिस एज इक्वल टू 4t बाई, ये एक बार नीचे कट जाएगा, सो विल हैव अंडर रूट ऑफ 4t square plus 2, right, this is the result that you get, and I think this is given to us, this is the component of acceleration along velocity, along velocity जो component था उसकी वैल्यू ये वाली आ रही है, पर ये ऑप्शन दिया हुआ है ए में, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, लॉन्ग वेलोसिटी वाला कंपोनेंट ट्वाइस टी बाई ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 1 जो दिया है, दिस इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट। ओके, एंड लेट्स नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वो नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालने हम, वी ऑलरेडी नो दैट सिंस एक्सेलरेशन स्क्वायर विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ से सीधे सीधे अब नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो स्क्वायर है विल बी द एक्सेलरेशन स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन स्क्वायर माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर, फिर आप इस सारी वैल्यू का अंडर रूट ले लें, यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता था, दिस वाज 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेंजेंशियल वाला ये जो फैक्टर है इसका भी स्क्वायर करना है, ध्यान में रखिएगा, ये हम फिल करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे पूरी टर्म का, ठीक है। फिर बस अब आप एलसीएम ले लीजिए और पूरे का अंडर रूट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, जस्ट डू इट, नीचे स्क्वायर रूट हटा, फिर ये उधर चला गया, सो ये है 4 इंटू 4t स्क्वायर प्लस 2 माइनस, देन यू हैव 4 का स्क्वायर हो गया 16t स्क्वायर, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आ रहा है 4t स्क्वायर प्लस 2, एंड देन इट्स पूरे का अंडर रूट। सॉल्विंग दिस आई थिंक ये ओपन करेंगे, 4 इंटू 4 16t स्क्वायर माइनस 16t स्क्वायर उड़ जाएगा, 4 इंटू 2 आपके पास हो गया 8, दिस वैल्यू विल कम आउट, 8 इज
2 root 2 in the numerator, and in the denominator you have under root of 4t square +2। आप ना यहाँ से √2 बाहर निकाल सकते हैं, देखें ध्यान से। अब इसे ऐसे लिख सकते थे, √2 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे 2t² +1 ये अंडर रूट में बच जाएगा। दिस टर्म विल बी लेफ्ट इन दी अंडर रूट। ऊपर आपके पास जो √2 है आप उसे कैंसिल कर दें। आई थिंक यू शुड गेट दिस एज 2/√of 2t² +1 विच इन फैक्ट इज गिवन टू अस हियर। एक तो ये आंसर हमारा मैच हुआ और एक हमारा सी ऑप्शन का जो आंसर है वो मैच हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। These are the correct answers that we get here. Alright friends, this question is given, a particle is projected from ground with some speed u at an angle theta with respect to horizontal. Particle passes through points A and B at heights 5 meter and 21 meter respectively, with separation AB is equal to 20 meters. Choose the correct statements. Minimum velocity is given. U minimum must be directed towards A. Angle of projection is given. For U is equal to U minimum, velocity of A makes an angle 60 degree with the horizontal. Okay, तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो जो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसके लिए जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर अ पार्टिकल टू पास थ्रू 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, लेट्स फाइंड आउट दैट। मान लीजिए ये हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, लाइक दिस, और आपने पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दी है u एट अ सर्टेन एंगल थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये एक पैराबोलिक पाथ में जो है मूव करता है। लेट्स ड्रॉ दैट पैराबोला। सो दिस इज द पैराबोलिक पाथ जो कि इस प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया है। अब इस केस में हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये 2 पॉइंट्स को क्रॉस करता है, लेट मी मार्क दीज 2 पॉइंट्स हियर। लेट्स से एक पॉइंट जो है इज दिस एंड द अदर पॉइंट इज से दिस, राइट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, P1 इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से x1 y1, और P2 इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से x2 y2। इन्हें ये क्रॉस कर रहा है और इन्हें क्रॉस करके ये दूसरी तरफ जाके यहाँ पे कहीं पे हिट करता है। सो दिस वी नीड टू फाइंड आउट कि ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। व्हाट वी नो फ्रॉम द डायग्राम इज दिस y1 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग x1, दिस y2 करस्पॉन्डिंग x2। इनफैक्ट ये x1 x2 हमें डायरेक्टली नहीं पता, हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो है P1 P2, this is given to us. So in fact this point is given to us as A, this point is given to us as B in the question. अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ये पॉइंट्स A एंड B हमें गिवन है, y1 की वैल्यू 5 मीटर गिवन है, y2 की वैल्यू हमें 21 मीटर गिवन है। तो अब एक बड़ी सिंपल सी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर हम इस बॉडी को बिल्कुल वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देते तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती। अगर आप इस बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, जो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये जाएगी दैट विल बी u² डिवाइडेड बाय 2g। वर्टिकली इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी एंड इट विल राइज टू अ सर्टेन हाइट h विच विल बी u² डिवाइडेड बाय 2g। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगाएं तो ये मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है। अगर इस लेवल पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं बेटा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। नाउ वैसे तो पैराबोला में ये स्टैंडर्ड वर्ड है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स जो है ये वो लाइन है जहाँ से कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस जो है इस पैराबोला तक जो डिस्टेंस होगा वो और फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होते हैं, ठीक है। अब मैं फोकल लाइन में आपके सामने बना देता हूँ एक बार। लेट्स से दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, और ये पॉइंट जो है लेट्स से दिस इज द वर्टेक्स, राइट। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स D, ये वर्टेक्स है V। तो डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स तक की जो दूरी है ये, और वर्टेक्स से फोकस तक की जो दूरी होगी F तक की, F here is the focus of this parabola, ये दोनों सेम होंगी। लिटिल लो, ओके, ये दूरी जो है ये बिल्कुल
सेम होगी। y1 y2 यहाँ से अभी फिलहाल हटा देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू ज्वाइन ए एंड बी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर मैं फोकस से ए तक ज्वाइन करूँ और फिर ये डायरेक्ट्रिक्स से ए तक ज्वाइन करूँ, ये डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस, राइट, दीज टू विल बी इक्वल। तो अगर हमने ये डिस्टेंस जो था इसको हमने y1 मार्क कर रखा था, तो ये डिस्टेंस जो है इसको मैं d1 मार्क कर देता हूँ पॉइंट को। तो d1 से a तक का डिस्टेंस और a से f तक का डिस्टेंस ये दोनों बराबर होंगे। तो ये डिस्टेंस जो है क्लियरली हमें h माइनस y1 दिख रहा है। h जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस था जहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल जा सकती थी। अनदर थिंग, अब ऐसे ही आप b को ज्वाइन करें, ज्वाइन इट हेयर, f से अगर आप b को ज्वाइन करें और b से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये देखिए, ये भी इसी तरह से बराबर होगा। लेट्स से दिस पॉइंट हेयर इज d2, d2 से b तक का डिस्टेंस और फिर b से f तक का डिस्टेंस ये भी बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वर्टिकल डिस्टेंस, इफ दिस इज से y2, ये दूरी जो होगी दिस विल बी h माइनस y2, राइट। सो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आपको वो ये है कि ईच पॉइंट ऑन द पैराबोला it is equidistant from the directrix and the focus। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों से बराबर दूरी होती है हर पॉइंट की ऑन दी पैराबोला। इसे फॉलो करेंगे अगर हम, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं आई थिंक दिस इज एफ इंटू ए, एफ ए, मैंने एफ ए, दिस डिस्टेंस इज सेम एज ए डी वन, राइट, एंड ये डिस्टेंस आपके पास है h माइनस वाई वन। और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं एफ बी इज सेम एज ई डी टू, और ये डिस्टेंस आपके पास आएगा h माइनस वाई टू। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होने के बाद अब हमें पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। तो आप एक ट्राइंगल पे फोकस करें, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, जनरली तो ग्रेटर देन ही होता है, बट अगर मान लीजिए ट्राइंगल स्ट्रेट की तीनों साइड्स जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएं, वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी थर्ड साइड। वैसे तो ग्रेटर देन होता है, ध्यान में रखिएगा, तभी वो ट्राइंगल कुछ एरिया इनक्लोज करेगा। तो वी कैन से हेयर ट्राइंगल कौन सा देखना है हमें, ट्राइंगल हमें ये देखना है, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल, ए बी, ई एफ एंड एफ ए, दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो है हम ट्राइंगल एफ ए बी, फोकस के साथ ए बी का जो ट्राइंगल है इस पे फोकस करेंगे अभी। तो जब इस पे फोकस करेंगे आपको दिखेगा एफ ए प्लस एफ बी, फोकस से ए और फोकस से बी तक की दूरी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, राइट। और ए बी जो है उसको हम अपनी तरफ से यहाँ पे अभी फिलहाल डी मार्क कर देते हैं। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से एफ ए वॉज एच माइनस वाई वन, एफ बी वॉज एच माइनस वाई टू, ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ गई। सो अगर मैं वाई वन वाई टू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो फ्रॉम हेयर वी सी टू एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस वाई वन प्लस वाई टू, ये कंडीशन आपके पास आई। और हमें पता है h जो है दैट इज यू स्क्वायर बाई टू जी। तो फ्रॉम हेयर वी सी वी गेट टू टाइम्स टू स्क्वायर बाई टू जी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज d प्लस वाई वन प्लस वाई टू। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास ये टू से टू कैंसिल हुआ, जी ऊपर चला गया, तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी टू टी प्लस वाई वन प्लस वाई टू। क्लियरली हमें जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हीं के टर्म्स में यू जो है उसकी वैल्यू पता लग गई। तो देयर फोर
the minimum possible velocity is coming out to be equal to this is under root of g into d plus y1 plus y2। तो जो वैल्यूज हमें मेंशन थी उन्हीं के इन टर्म्स में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अगर ये डेरिवेशन आपको पता है तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसे फॉलो करता हूँ, दिस इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी इज 10, डी इज हाउ मच वैल्यू, डी हमें गिवन थी 20, y1 हमें गिवन था 5, y2 हमें गिवन था 21। तो this is 26 plus 20 is 46 into 10, 460। Of course this is coming out to be under root of 460 this much meter per second। ओके, सो बेटा ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन था that the velocity value was coming out to be 460 meter per second, minimum velocity of the particle is this, yes, so this is correct, ये सही आंसर है। अब क्या यू मिनिमम जो है इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए, नो, ये उससे ऊपर डायरेक्टेड है। यू मिनिमम जो है वो ए की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर ए की तरफ डायरेक्टेड होगी फिर ये उससे नीचे पास करेगी, वो ए को पास नहीं करेगी। सो ऑफ कोर्स बी इज करेक्ट, ग्रेविटी जो है वो उसे ए से पास करने नहीं देगी, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट्स क्रॉस करने हैं। थर्ड इज दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये थोड़ा हमें ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि सी और डी आपस में रिलेटेड है। इसमें ये बोला गया है कि वेलोसिटी एट ए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये इनफैक्ट सी डराइव करते वक्त डी वाला पार्ट हमारे पास पहले ही आ जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए ना आप थोड़ा सा फोकस करिएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो लेट्स रीड्रॉ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। जब बॉडी ए पे है, ठीक है, तो वी विल रीड्रॉ इट। हियर इज दिस ट्राइंगल लाइक दिस, और इस ट्राइंगल में हमें चेंज इन वाई पता है। चेंज इन वाई विल बी 21 माइनस 5, दैट इज 16 मीटर्स। और ये डायरेक्ट डिस्टेंस डी भी हमें पता है, ई इज गिवन टू अस एज 20 मीटर्स। तो चेंज इन एक्स जो है, दिस पॉइंट वाज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड आई एम मार्किंग दिस पॉइंट हियर एज सी। ये पॉइंट मैं सी मार्क कर रहा हूँ। सो यहाँ पे चेंज इन एक्स जो है दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस डेल्टा वाई स्क्वायर। वैल्यूज फिल करके देखिए, आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू 20 स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 16 स्क्वायर 256, इस सारे का अंडर रूट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 144 का अंडर रूट, दैट इज 12 मीटर्स। ये आपके पास ए सी की वैल्यू आ रही है, और आपने ए वाले पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको शो करना है। तो लेट्स से दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लाइक दिस ई, मेकिंग ए सर्टन एंगल। वो एंगल आप चाहे ए सी के साथ कंसिडर कर लें चाहे ए बी के साथ, मैं अभी कन्वीनियंस के लिए ये एंगल मार्क कर रहा हूँ अल्फा। एंड अगर आप डायग्राम में देखें आपको ये एंगल भी पता लग गया फाई। ये कैसे पता लगा फाई, फाई विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, and this is 16 by 12, so we already know what phi is. Phi is tangent inverse 16 by 12, that is tangent inverse 4 by 3, that is 53 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का आपको पता लग गया भी ये स्टैंडर्ड एंगल 53 डिग्री, राइट। अब इस ट्राइंगल के साथ ये एंगल जो है ये आपको अल्फा दिख गया। अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन वाला सिनेरियो हो गया कि जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो ये ए से लेके बी तक जाती है। ये रेंज आपको पता है डी, दिस इज गिवन टू अस एज 20 मीटर्स, ये डी इज नोन टू अस एज 20 मीटर्स। अब ये यहाँ से ऐसे जाके बी वाले पॉइंट को क्रॉस करती है, ओके, दिस इज मूविंग लाइक दिस एंड इट क्रॉसेस बी एट सम पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ जब ये क्रॉस कर रही है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई थिंक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल है लाइक दिस इज जी। तो इसके दो कंपोनेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, वन इज दिस, द अदर वन इज दिस। और ज्योमेट्री से आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंगल इज फाई विच इज 53, तो दिस वन विल बी जी कोसाइन फाई, ये कंपोनेंट होगा। और
इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा जी साइन फाइव, जी साइन फाइव विल बी हाउ मच वैल्यू, थिंक इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कर देते हैं, मुझे जी साइन फाइव भी लिखना है। दिस इज जी साइन फाइव, since this is 53 degrees, g sin phi will be g50 g into sin 53 is 4 by 5, this 10 into 4 by 5, this is 8, राइट। सो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 8, एंड जी साइन फाई जो है, this value will come out to be how much value, this is g into sin 53 will be 3 by 5, so this is 10 into 3 by 5, this is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब ये जो बॉडी है ये ऐसे गई, आप इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स कंसिडर कर सकते हैं, एक अलोंग दिस लाइन ए बी एंड एक परपेंडिकुलर दिस लाइन ए बी। तो जब आप अलोंग दी लाइन ए बी इसका कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, दैट विल बी बी साइन अल्फा, एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, दैट विल बी वी साइन अल्फा। इससे होगा क्या, ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इससे ना हमें वी और अल्फा दोनों पता चल जाएंगे। तो जब हमें वी और अल्फा पता चल जाएंगे तो हमें ए पॉइंट पे वेलोसिटी भी पता लग गई और उसका इंस्टेंटेनियस एंगल भी पता लग गया विद दी हॉरिजॉन्टल। तो वहां से हम जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जो उससे वर्टिकली हाइट वाई वन नीचे है, वो हम फाइंड कर लेंगे बड़े आसानी से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस लगाकर। तो जो अभी सिनेरियो है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, तो लेट्स से दिस एंड दिस आर टू डायरेक्शंस। एक को आप ए बी वाले डायरेक्शन लिख सकते हैं, दिस इज ए बी कैप, एंड द अदर वन इज एन कैप, नॉर्मल टू ए बी कैप, ठीक है। दिस इज नॉर्मल टू ए बी। तो इन दोनों डायरेक्शंस के लिए अगर आप देखें तो रेंज आपको पता है, दिस इज 20 मीटर्स यहाँ से यहाँ जाते वक्त, एंड ऑफ कोर्स ये v कोसाइन अल्फा into t, I can write down like this. So along AB, if I write down the equation, this is 20 is equal to, this is v cosine alpha into t minus half, and this value is 8 into t square, right? So this is the equation that you get. तो ये एक इक्वेशन आपके पास आई, एंड नॉर्मल टू ए बी अगर आप देखेंगे, नॉर्मल टू ए बी मतलब ये ए से बी गई, तो चेंज इन वाई तो ज़ीरो हो गया। सो आई थिंक हम टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे ही फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल टू ए बी। अगर हम देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, दिस विल बी 2 टाइम्स ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, दिस विल बी जी साइन फाइव, वैल्यूज फिल करते हैं, दिस इज 2 टाइम्स v, then you have sin alpha divided by g is 10 into cosine phi, इनफैक्ट ये तो हमने सॉल्व कर ही रखा है, दिस इज 6, तो ये कट के आपके पास आ रहा है v sin alpha बाई 3। तो ये आपके पास ना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया फ्रॉम ए टू बी, टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इसे उठाइए और अलोंग ए बी वाली इक्वेशन में फिल कर दीजिए दिस टाइम। तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू 20 इज इक्वल टू वी कोसाइन अल्फा इंटू, ये भी कितना था, दिस इज वी साइन अल्फा बाई 3 माइनस 4, देन इसका स्क्वायर है तो दिस इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 9। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब इसे फर्दर मॉडिफाई करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, फ्रॉम हियर दिस इज 20 is equal to v square, then you have sine 2 alpha by 6, ये टर्म आई, माइनस देन यू हैव 4/9, देन यू हैव बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यू हैव साइन स्क्वायर अल्फा हियर, ये टर्म आपके पास आई। फिर आप इसको रीअरेंज कर लें, इसको ले जाते हैं यहाँ 20 के डिनोमिनेटर में, सो वी कैन राइट लाइक दिस, वी स्क्वायर
इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ये आपके पास रिजल्ट बन गया। अब क्वेश्चन में हमें करस्पॉन्डिंगली ना यू मिनिमम के बारे में बात करनी है। सो क्लियरली हमें ये तो दिख रहा है कि जब यू मिनिमम होगा इसके करस्पॉन्डिंग वी भी मिनिमम होगा। वी मिनिमम होने का मतलब है वी का स्क्वायर जो है वो भी मिनिमम हो जाएगा। इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पॉइंट ए पे वी का स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा तो फिर वी भी मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें मिनिमम करनी है। अगर इसे मिनिमम करना है तो इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना पड़ेगा। सो फर्दर इसके डिनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं। सो देयरफॉर दिस वैल्यू दिस शुड बिकम मैक्सिमम। ये जब मैक्सिमम होगी तो इसका डी बाई डी एल्फा ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट है वो ये बनेगा। और अगर ये इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा आई थिंक यू शुड गेट समथिंग लाइक पहले वाले का डेरिवेटिव होगा 1/6 आउटसाइड, सो यू गेट कोसाइन ऑफ 2 अल्फा, देन देयर इज अ 2 आउटसाइड, साइन 2 अल्फा का डेरिवेटिव लिया आपने, देन माइनस सेकंड टर्म में आपके पास आ रहा है 4/9 आउटसाइड, साइन स्क्वायर अल्फा जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 अल्फा बाई 2। एक तो ये 2 जो है ये बाहर आ गया, हाफ साइन 2 अल्फा का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ 2 आउटसाइड। ये हमारे पास आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस एक ये पहले है और एक हमारे पास माइनस यहाँ पे भी था, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हमारे पास आएगा साइन 2 अल्फा इटसेल्फ एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये बन रहा है ज़ीरो। अब ये 2/6 जो है एक तरफ है, आई थिंक यू कैन राइट डाउन साइन ऑफ 2 अल्फा 2/6, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 4/9 साइन ऑफ 2 अल्फा। सो 2 से 4 कटा, यहाँ बचा 2, ये 1 हो गया। देन आई थिंक 6 और 9 ये कटे तो ये 3 से गया 2 और ये हो गया 3। तो रीअरेंज करते हैं, यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। सो आई थिंक यू आर गेटिंग साइन बाय कोसाइन इज टेंजेंट अल्फा, तो बेसिकली वी आर गेटिंग टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा एज 3/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका मतलब ये हुआ, ऑब्वियसली दिस मीन्स दैट 2 अल्फा द स्टैंडर्ड एंगल 37 डिग्री, राइट, नियरली 37 डिग्री हुआ। तो वी नाउ नो कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो। अल्फा इज हाफ ऑफ 37 डिग्रीज, so which comes out to be 18.5 डिग्रीज। ओके, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में रखी हुई थी। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो गया टोटल, देयरफॉर the total angle with respect to horizontal, therefore the total angle with respect to horizontal अगर आप देखें वो आपका इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी, उसको मार्क कर देते हैं थीटा डैश। सो दिस विल बी इक्वल टू फाई प्लस अल्फा। फाई हमें कितना गिवन था, फाई वैल्यू इज गिवन टू अस एज how much फाई वाज 53 डिग्रीज, दिस इज 53 प्लस 3.5। ये सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, इज कमिंग आउट टू बी 71.5 डिग्रीज। और ये इंस्टेंटेनियस एंगल है, यानी ये ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल था डैश, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि हम यू मिनिमम जो है उसके करस्पॉन्डिंग थीटा कैसे निकालेंगे। इसके लिए ना हमें पहले वी निकाल लेना चाहिए। तो आपके पास एंगल तो आ ही गया है, तो क्योंकि हमें ये एंगल पता लग गया है, फैक्ट दिस विल बी यूजेबल फॉर्म,
ये हमारे पास 2 अल्फा पहले से आ गया है, इसे उठाएंगे और उठा के ना वी स्क्वायर में फिल कर देंगे। देयरफॉर वील गेट वी स्क्वायर एज इक्वल टू 20 divided by, you have 1 by 6 sine 2 alpha. So this is sine of 37. Sine 37 will be 3 by 5. Multiply हो गया 3 by 5 से, minus, then you have 4 by 9, then साइन स्क्वायर अल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा। कोसाइन 2 अल्फा विल बी कोसाइन 37। साइन 37 विल बी 4 बाई 5 बाई 2। ये फैक्टर आया, और फिर इस सारे का हम अंडर रूट ले लेते हैं तो वी आ जाएगा, राइट। टेक दी अंडर रूट हेयर एंड यू गेट वी। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें, देखें ये कितना बनता है। आई थिंक 3 से 6 कटा, ये नीचे आपके पास हो गया 2, तो 1/10, 20 डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस, फिर यहाँ से 2 से, ये पहले तो 1/5 हो गया, और नीचे आपके पास ये 4/9 था। यू हैव 4/9 इंटू 1/5 इंटू 1/2। आई थिंक 2 से आप, प्रैक्टिस से अगर मैं 5 इंटू 10 कर दूँ तो यू गेट 4/90, एंड दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना आसान होगा, ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम, तो इवेंचुअली यू टेक द अंडर रूट दिस टर्म, सो 90 इंटू 2, इनफैक्ट इन दोनों का 90 हो गया तो 90 ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, 90 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास हो गया 90 माइनस 40 इज 50, यू गेटिंग 50 हेयर। एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, 180/5, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग आई थिंक। सॉरी, एक मिस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ना जब एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 9 माइनस 4, 5 होगा नीचे, एक जीरो ऊपर आएगा आपके पास, so दिस इज 90 इंटू 20/5 एंड देन इट्स अंडर रूट। सो ये आपके पास 5 से 20 कटा 4, दिस इज कमिंग आउट टू बी रूट 360 दिस मच मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपको पता लग गई, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, इंस्टेंटेनियस एंगल, वो भी आपको पता चल गया। तो अब यू मिनिमम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम की वैल्यू जो थी, हमने वैसे ही निकाल रखी थी 460, राइट। एंड वी नो सिंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, तो यू कोसाइन थीटा शुड बी सेम एज वी साइन थीटा प्राइम, राइट। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, फ्रॉम हेयर वी सी दैट थीटा शुड बी इक्वल टू, ये u नीचे चला जाएगा, सो यू गेट v बाई यू, एंड देन साइन थीटा डैश, इसका कोसाइन इनवर्स हो जाएगा। वैल्यूज फिल करके देखते हैं क्या बन रहा है रिलेशनशिप। यू गेटिंग दिस एज साइन इनवर्स, v कितना था, v अभी अभी निकाला आपने, दैट इज 360 अंडर रूट में था, और दूसरा वाला था 460, ये भी अंडर रूट में है, राइट। एंड देन कोसाइन ऑफ थीटा प्राइम, थीटा प्राइम आपके पास कितना था, दैट वाज 71.5 डिग्रीज। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड, दिस इज 0 से 0 कैंसिल हुआ, 36/46 शुड बी, ये कटेगा, सो दिस इज 18/23। चेक करें जरा हम, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, देखिए कोसाइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 18/23 कोसाइन 71.5, सो यू गेटिंग साइन इनवर्स 18/23 अंडर द रूट। Then with this you are getting cosine of 71.5 degrees. This is the angle of projection, theta की वैल्यू इसके बराबर आई है, which is given to us in option C. इसका मतलब the correct answers here, so for u to be u minimum velocity at a makes an angle 60 degree with the horizontal, ये भी गलत हो गया क्योंकि d पार्ट में हमने ये तो पहले फाइंड कर लिया है कि 71.5 डिग्रीज एंगल है। So the correct answers clearly here will be the option
A and option C. Correct answers are option A and option C. These are the correct answers for the given question. Alright friends, this question is given है two plates AB 2 meters, CD 3 meters. They are rigidly attached perpendicular to the base of a massive box. ये आपको एक बॉक्स गिवन है और इसके साथ ये दो प्लेट्स अटैच्ड हैं इसके बेस के साथ और इनकी हाइट हमें मेंशन्ड है एंड ए सी द सेपरेशन बिटवीन द टॉप ऑफ द प्लेट्स ये डिस्टेंस हमें गिवन है डायरेक्टली 3 meters. Box is released on a smooth inclined plane having angle of inclination 37 डिग्री. तो ये inclined plane पे angle of inclination है 37 डिग्री. इस पे इस बॉक्स को रिलीज कर रखा है. With what minimum speed with respect to the box a particle may be projected so as to graze the top points A and C of the plates. Take G is equal to 10 meter per second square. तो हम कितनी वेलोसिटी से इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे कि पॉइंट ए और सी जो है ये दोनों को ग्रेज करती हुई ये जो बॉल है ये यहाँ से चली जाए और फिर बॉल को हिट करे. तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मिनिमम वेलोसिटी जिससे इसे लॉन्च करना है. लेट्स जस्ट ड्रॉ डायग्राम वंस मोर. और एक जनरल एक्सप्रेशन जो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है उसी को हम फॉलो करेंगे. तो अगर मान लीजिए हमें इस तरह से किसी बॉडी को दिया जाए कि वो दो पॉइंट्स पास करे. वी आर गिवन समथिंग लाइक दिस. हमने इस तरह से एक बॉडी को वेलोसिटी u देकर एट एन एंगल थीटा लॉन्च कर दिया है सच दैट दिस बॉडी passes थ्रू 2 points and these 2 points are let's say here and here somewhere. ये कोई दो रैंडम पॉइंट्स हमने पकड़ लिए. लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B और इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर रखा है. ये डिस्टेंस D हमें नोन है and we know this height y1 and y2. Cos coordinates a और b के में भी x1 and x2 भी हमें नोन हो बट ये तीन डिस्टेंसेस हमें मेंशन्ड है. तो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होती है दी u जिससे कि हमें लॉन्च करना है सो दैट ये दोनों पॉइंट्स क्रॉस हो जाएं. u की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू सीधे सीधे इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है इनटू t प्लस y1 प्लस y2. तो इसकी जो डेरिवेशन है वो अभी अभी हमने करी है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, दिस इज द रिजल्ट. ऑल्सो हमें जो गिवन क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है इसका ना हमें कंपोनेंट कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि ए और सी जो पॉइंट्स हैं इनको क्रॉस करने वाली है. सो हमारे गिवन केस में इफ वी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. ये देखिए ये डायग्राम हमें गिवन है जिसमें बॉक्स जो है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन. लेट्स राइट डाउन दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. ये आपके पास आएगी क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर आप देखेंगे इफ दिस इज जी so there is a component of the acceleration perpendicular to the inclined plane and another component along the inclined plane. This angle will be 37. So of course if this angle is 37 तो यहाँ का component हो जाएगा g cosine 37 and this component will be g sine 37. So acceleration along the inclined plane for the box this will be g sine 37, right? This will be minus I cap. हम along the inclined plane x axis मान लेते हैं perpendicular to the inclined plane normal to the inclined plane y axis मान लेते हैं. So this is the acceleration of the box what is given to us, right? Also आप acceleration of the particle जो है उसको लिखेंगे तो वो तो g ही है, this g vector only. अगर आप इसको components में लिखेंगे so this can be written as g sine 37 minus I cap प्लस जी कोसाइन 37 जो कोसाइन 37 वाला है दैट इज अलोंग माइनस जे कैप. तो वी नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स. तो वेक्टोरिकली होगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स.
जब आप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स करेंगे तो आई थिंक ये कंपोनेंट जी साइन 37 उड़ जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस एज माइनस जी साइन 37 जे कैप, ये बचेगा। सो ऑफ कोर्स जी इज 10, दिस वैल्यू इज 10, कोसाइन 37 इज 4/5, 5 से 10 कटा 2, 2 इंटू 4 इज 8, you're getting -8 j cap, this much meter per second square. This is the value that you will get. This is the acceleration of the particle with respect to this box. अब हमारे पास इस फॉर्मूले में ये g चेंज हो गया, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ pb. सो हियर वी हैव y1 वैल्यू कितनी है, दैट इज ab, y1 is ab, it is given to us as 2 meters. y2 it is cd, cd is given to us as 3 meters, and we also want d, d is ac here, तो d की वैल्यू हमें 3 meters गिवन है। तो देयर फोर जब आप u मिनिमम का फॉर्मूला लिखेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पी बी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, देन यू हैव ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी, बस अब आप वैल्यूज फिल कर दीजिए एंड यू विल इवेंचुअली गेट द रिजल्ट। दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 3, so this is coming out to be 3 plus 3 6 plus 2 8, 8 into 8 64, उसका अंडर रूट करेंगे तो यू विल गेट 8 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू लॉन्च द बॉडी विद स्पीड 8 मीटर्स पर सेकेंड, ताकि वो पॉइंट्स ए और सी दोनों को क्लियर कर सके when this inclined plane, when this box over the inclined plane is moving with an acceleration equal to g sin 37, ठीक है, तो हमें 8 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सो द आंसर हेयर इज 8 मीटर पर सेकेंड। Alright friends, this question में given है in the given figure the angle of inclination of the inclined plane is 30 degrees, तो हमें ये inclined plane given है, इसका angle of inclination 30 degrees है। the horizontal velocity v naught, ये v naught की value so that the particle hits the inclined plane perpendicularly is, तो अगर आप डायग्राम को एनालाइज करें, is the diagram given to us, हमें ये गिवन है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे हिट करती है बॉडी। सो हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था वी नॉट से, एच हाइट ये फॉल कर गई, इस पॉइंट पे हिट करते वक्त इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट शुड लुक समवट लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। लेट्स से ये वी है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है ई एक्स, वो तो वी नॉट ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एयर फ्रिक्शन। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखें, ये वेलोसिटी वी वाई, ये आपके पास सीधे सीधे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस लिखें, दैट विल बी रूट 2gh। ओके, आप वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर करके वी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखें अगर आप ध्यान से, दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 30 डिग्रीज, तो फ्रॉम ज्योमेट्री वी ऑलरेडी नो कि ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे, आप इस लाइन को अगर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, दिस एंगल इज 30, दिस इज 90, ये वाला 60 हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये क्योंकि टोटल एंगल 90 है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये इधर वाला एंगल 30 ही होना चाहिए। गेट बैक टू द फिगर, ओरिजिनल फिगर, तो ये एंगल हमारे पास 30 है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, दिस ट्राइंगल, इसका परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा वी एक्स यानी वी नॉट, और बेस जो है वो आपके पास हो जाएगा वी वाई। सो फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ वी नो दैट tangent of 30 degrees, this will be perpendicular, that is vx divided by base, that will be vy। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स इज वी नॉट एंड वी वाई इज रूट 2gh, एंड ऑफ कोर्स टेंजेंट 30 की वैल्यू दैट विल बी 1/√3। तो यहाँ से आप रीअरेंज करके वी नॉट निकालेंगे अगर, आई थिंक ये रूट 2gh ऊपर चला जाएगा, सो देयर फोर वी नॉट इज कमिंग आउट टू बी रूट ऑफ 2h/3, एंड
this is given to us in the first option itself. Correct answer here, option A. Alright friends, this question is given. Two balls, they are thrown from an inclined plane at an angle of projection alpha with the plane, one up the plane and other down the plane with the same velocity v naught as shown in the figure. ओके तो हमने इस इंक्लाइंड प्लेन पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, एक बार बॉडी को नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, दोनों बार वेलोसिटी वी नॉट से फेंका है और एंगल्स जो हैं इंक्लाइंड प्लेन के विद रिस्पेक्ट अल्फा जो है वो चूज़ किए हैं। और T1 एंड T2 दे स्टैंड फॉर टोटल टाइम्स ऑफ फ्लाइट। तो पहले केस में T1 टाइम ऑफ फ्लाइट है, दूसरे केस में T2 है। H1 एंड H2 और मैक्सिमम हाइट्स। ओके, H1 और H2 मैक्सिमम हाइट्स हैं एंड R1 एंड R2 आर रेंजेस। ओके, V1 एंड V2 आर वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट्स और इनके बीच में ये रिलेशनशिप मेंशन्ड है। तो हम एक एक करके इन्हें एनालाइज करते हैं पॉइंट्स को। लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, आप ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको देखिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन होगा, दिस एंगल बीइंग थीटा। एक आपके पास अलोंग इंक्लाइंड प्लेन होगा। सो शिफ्ट इट अ लिटिल हियर सो एज टू क्रिएट स्पेस टू राइट। तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास हो गया जी कोसाइन थीटा और ये कंपोनेंट हो गया जी साइन थीटा। ये दोनों सिनेरियोज में सेम ही केस होगा। और आप ध्यान से देखेंगे, दिस वोंट चेंज, दिस विल रिमेन सेम फॉर बोथ द केसेस। चाहे फर्स्ट केस है चाहे सेकंड केस है, एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन नॉर्मल टू इंक्लाइन, दिस इज जी कोसाइन थीटा एंड ऑफ कोर्स ये माइनस साइन के साथ है। लेट्स अज्यूम कि नॉर्मल टू इंक्लाइन इज दिस, अलोंग इंक्लाइन इज दिस। तो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो गई और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस हो गई। तो क्लियरली वी सी हियर इन दिस प्रेजेंट केस कि एक्सेलरेशन नॉर्मल वाली जो है अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन दैट विल बी माइनस जी कोसाइन थीटा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने ये ऐसे वाई एक्सिस लिया तो इससे ऑपोजिट है, ये माइनस साइन प्लेस कर दिया। अपवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज पॉजिटिव। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दी एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन, अगर आप वो देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है, दैट विल बी माइनस जी साइन थीटा और ये ट्रू होगा फॉर बोथ द केसेस। सो अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, लेट्स से वाई रेदर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड यू यूज इट लेट्स से नॉर्मल टू द इंक्लाइन। ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो हम नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन ही यूज कर लेते हैं और ये आप असेंट अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन दोनों के लिए यूज कर लें। तो फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, अगर आप एस एन इज इक्वल टू यू एन टी प्लस हाफ ए एन इंटू टी स्क्वायर यूज करते हैं, सो फॉर अप दी इंक्लाइन टोटल जर्नी के लिए यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी ना वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे वाई जीरो था, फाइनली भी वाई जीरो है, तो चेंज इन वाई जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। एस एन जीरो हो गया इज इक्वल टू यू एन जो था वो आपके पास कितना होगा, वी नॉट का वाई कॉम्पोनेंट। तो ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा आपके पास वी नॉट साइन अल्फा, दिस वन हेयर विल बी वी नॉट साइन अल्फा। और ये यहाँ पे भी ऐसा होगा, डिसेंट में देखेंगे ये आपके पास जो कॉम्पोनेंट्स आएंगे दिस विल बी वी नॉट साइन अल्फा और इधर हो जाएगा वी नॉट कोसाइन अल्फा। शिफ्ट करते हैं, ये आई आपके पास वैल्यू। ओके, अब फिर ये विजिबल हो जाए बस आपको, दिस इज वी नॉट कोसाइन अल्फा। ओके राइट। सो अगर मैं अपनी इंक्लाइन के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा तो यू हेयर यू एन नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, दिस इज वी नॉट साइन अल्फा पॉजिटिव है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट वैल्यू टी वन लिखिए माइनस, अगर प्लस कर दें ए एन की वैल्यू लिखेंगे तो नॉर्मल वाली है वो नेगेटिव में आएगी, माइनस जी को साइन थीटा इंटू टी टू स्क्वायर टी वन स्क्वायर। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा, आप चाहें तो इससे पहले टी ही फिल करें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक बार टी कॉमन आएगा
You will get here like this t into v naught sine alpha and minus half g sine theta into t एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो टी जीरो यानी शुरुआत की वैल्यू होगी, और दूसरी जो टी की वैल्यू है वो यहाँ से आएगी, जो इस ब्रैकेट को जब आप जीरो करोगे ये आपके पास आएगी टू वी नॉट साइन अल्फा बाई जी साइन थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आया। दिस वैल्यू विल बी टी वन। अब जैसे हमने अप द इंक्लाइन बात करी, हमारे पास टी वन वैल्यू आई, वैसे ही अब आप डाउन द इंक्लाइन भी फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप डाउन द इंक्लाइन लगाते हैं तो वी यूज दिस फॉर्मूला डाउन द इंक्लाइन, तो भी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ चेंज यहाँ पे ये आएगा, मेरे ख्याल से नीचे की तरफ लगाते वक्त वी नॉट साइन अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में है और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जी को साइन थीटा है, तो ये आपके पास है टी टू आ गया। तो क्लियरली हमारे पास टाइम्स जो हैं टी वन और टी टू ये सेम आ रहे हैं, एंड दीज आर कमिंग आउट टू बी टू वी नॉट साइन अल्फा बाय जी साइन थीटा। तो चाहे आप अप द इंक्लाइन देखें चाहे डाउन द इंक्लाइन देखें, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। फिर आप एक काम करें कि फॉलो करें ये फॉर्मूला, इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये भी नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, इसको यूज़ करें, राइट। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, अगेन अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन, पहले हम अप द इंक्लाइन लगा के देखते हैं। तो देखिए नॉर्मल के अलोंग फाइनली वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे वी एन जीरो हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे भी वी एन जीरो हो जाएगी, चाहे अप द इंक्लाइन देखें चाहे डाउन द इंक्लाइन देखें, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो वी एन को आप जीरो फिल कर देंगे, माइनस यू एन आपके पास था वी नॉट साइन अल्फा, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टू इंटू ए एन जो है वो दोनों केस में दिस विल बी माइनस जी को साइन थीटा, एंड एस एन फर्स्ट वाले केस में दिस कम्स आउट टू बी एच वन। तो यहाँ से हमारे पास एच वन की वैल्यू आ जाएगी, माइनस विल गेट कैंसल्ड, सो यू गेट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू आ जाएगी टू जी साइन थीटा। ये फर्स्ट केस में आई आपके पास। अब जैसे आपने अप द इंक्लाइन लगाया, सेम वे में आप डाउन द इंक्लाइन फॉलो करें। तो आप डाउन द इंक्लाइन लगाएंगे फॉर्मूला, एवरीथिंग विल बी सेम, नो डिफरेंस। सेकंड, डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऐसे, तब भी बी नॉर्मल जो है इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे वो जीरो हो जाती है, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करेंगे, द ओनली थिंग इज एच टू की वैल्यू भी वही आ जाएगी। देयरफॉर वी सी दैट एच वन एंड एच टू दे आर सेम, उन दोनों की वैल्यू आपके पास आ रही है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बाय टू जी साइन थीटा। दैट मीन्स ए ऑप्शन भी जो हमें दिया गया था वो सही था। वर्टिकल, यानी वर्टिकल तो नहीं कहना चाहिए, नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन इक्वेशंस हमने यूज़ करी हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वहाँ से ए ऑप्शन भी सही आया, बी ऑप्शन भी सही आया। रही बात सी ऑप्शन की, अब सी ऑप्शन के लिए आप क्या करें, जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये आप यूज़ करें बट टेंजेंशियली। सो वी एस टेंजेंशियल इज इक्वल टू यू टेंजेंशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टेंजेंशियल इंटू टी स्क्वायर, ये आप यूज़ करें। पहले हम बात करते हैं अप द इंक्लाइन। जब आप अप द इंक्लाइन लगाएंगे पूरी जर्नी के लिए ऊपर से नीचे के लिए, तो आपके पास रेंज आएगी, रेंज आर वन इन द फर्स्ट केस, दिस विल बी वी नॉट साइन अल्फा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज गिवन टू अस एज टी वन। टी वन और टी टू दोनों बराबर ही हैं, तो मैं उन्हें टी लिख देता हूँ। बोथ ऑफ दीज आर टी ईच, एंड दिस देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी साइन थीटा है, तो इसे फिल करेंगे, दिस इज माइनस, ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सीधे लिख देते हैं ना, माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो ये हमारे पास अप द इंक्लाइन का सिनेरियो आया।
जब आप डाउन दी इंक्लाइन लिखेंगे, डाउन दी इंक्लाइन, जो रेंज है R2 उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, नीचे की तरफ आपके पास ये V नॉट को साइन अल्फा था, ये दिस मल्टीप्लाइड बाय टी, देन इसमें ये ऐड हो रही है प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा रेंज जो है हमारे पास आ रही वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, पी नॉट कोसाइन अल्फा ये भी नेगेटिव में था, और ये जो वैल्यू थी ये भी नेगेटिव में थी। तो आप नेगेटिव साइन हटाएंगे अगर यहाँ से, तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, दिस इज वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब सी ऑप्शन में R2 माइनस R1 दिया गया है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिफरेंस ऑफ रेंजेस फाइंड करते हैं, R2 माइनस R1, तो क्लियरली हमारे पास वी नॉट कोसाइन अल्फा इंटू टी, मैंने ये टी स्क्वायर लिख दिया सॉरी, दिस इज टी ओनली, ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये टर्म जो है ये ट्वाइस हो जाएगी, तो हाफ और हाफ मिलके वन हो जाएगा, सो यू विल हैव दिस एज जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और यही एक्सप्रेशन आपके पास सी पार्ट में भी गिवन है, दैट मीन्स सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए बी एंड सी ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। अब डी पार्ट में बोला गया टॉप पे जो वेलोसिटीज हैं v1 और v2 क्या वो इक्वल हैं, तो v1 और v2 के लिए आप क्या करें, इक्वेशन फॉलो करें, फॉलोइंग v टेंजेंशियल इज इक्वल टू u टेंजेंशियल प्लस a टेंजेंशियल इनटू t, ये फॉर्मूला आप फॉलो करें। तो पहले हम अप द इंक्लाइन लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो अब अप द इंक्लाइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास v1 टेंजेंशियल, दिस इज इक्वल टू, टॉप पे ये वेलोसिटी v1 मेंशनड है, u1 जो थी दिस वाज v नॉट साइन अल्फा, देन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा इनटू, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का जो टाइम था टाइम ऑफ असेंट वो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट से हाफ था, राइट। सो टाइम ऑफ असेंट जो है that will be half of the time of light. This value is v naught sin alpha by g sin theta। ऊपर जाने में जो समय लगता है वो हाफ है ऑफ द व्हाट यू कॉल टोटल टाइम ऑफ लाइट, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे फिल कर देते हैं, दिस वैल्यू इज v नॉट साइन अल्फा बाय जी को साइन थीटा, ये आई वैल्यू आपके पास। सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा माइनस, देखिए जी से जी कैंसिल हुआ, तो यू हैव दिस एज वी नॉट कॉमन ले लें ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट से बाहर, आई थिंक यू विल हैव साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा इज टेंजेंट थीटा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी साइन अल्फा इनटू टेंजेंट थीटा, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। आप चाहें तो यहाँ पे ना आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कैसे लगेगी आइडेंटिटी, यहाँ पे ऊपर था साइन थीटा, अगर आप एलसीएम ले साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा था, एलसीएम ले तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास कोसाइन थीटा, और नीचे भी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी कोसाइन थीटा आफ्टर टेकिंग दी एलसीएम, राइट। तो कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी का रिजल्ट लग गया, सो दिस कम्स आउट टू बी साइन ऑफ नॉट साइन ऑफ हाउ मच वैल्यू, दिस इज कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, दिस इज थीटा प्लस अल्फा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, ये आपके पास फर्स्ट केस में आंसर आया। अब आप इस चीज़ को ना डाउन दी इंक्लाइन लगाएं, तो जब आप इसे डाउन दी इंक्लाइन लगाएंगे, ये टाइम ऑफ सेंड तब भी सेम है, वो चेंज नहीं किया है, टाइम ऑफ सेंड इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट, ये ध्यान में रखिएगा, ये इन जनरल ट्रू है, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। एंड डाउन द इंक्लाइन जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो v2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू, अब नीचे आते वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी थी, अगर आप देखेंगे इनिशियली वी नॉट कोसाइन अल्फा थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू फिल करूंगा, दिस इज माइनस वी नॉट कोसाइन अल्फा, एंड ऑफ कोर्स ये होगा माइनस जी साइन थीटा इनटू ऑफ कोर्स यही वैल्यू, तो व्हाट डू वी सी हियर, ये सॉल्व करने पे दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें,
वी नॉट कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपके पास यही टर्म आएगी, बट माइनस साइन की बजाय बीच में आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, राइट। एंड ऑन सॉल्विंग दिस आई थिंक आपके पास फाइनली रिजल्ट आएगा माइनस वी नॉट। अब माइनस साइन जरा भी इंडिकेट कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, ऑफ कोर्स दिस विल बी कोसाइन ऑफ थीटा, दिस इज कोसाइन अल्फा कोसाइन थीटा, साइन ए कोसाइन बी, साइन ए साइन बी, दिस इज कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है डाउन द इंक्लाइन, ये आ रहा है अप द इंक्लाइन। क्लियरली वी सी हियर दैट v1 इज नॉट इक्वल टू v2, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब जो हमें डी ऑप्शन गिवन था दैट वाज इनकरेक्ट, दिस वाज नॉट राइट। v1 इज नॉट इक्वल टू v2। वी क्लियरली सी हेयर कि एक केस में ये वैल्यू जो है वी नॉट कोसाइन अल्फा प्लस थीटा आ रही है, दूसरे केस में ये आ रही है वी नॉट कोसाइन अल्फा माइनस थीटा, दे आर नॉट इक्वल। We have to fill values of alpha and theta and then find out what are the answers. The correct set of options here will be option A, B and option C. These are the correct answers. And जो हमें यहाँ पे D option दिया गया था that was the wrong answer. Alright friends, this question may given here. Two guns situated on the top of a hill of height 10 meters. They fire one shot each with the same speed 5 root 3 meters per second at some interval of time. One gun fires horizontally and the other fires upward at an angle of 60 degree with the horizontal. The shots collide at point P. The coordinates of the point P with respect to the bottom of the hill are in x and y. Find root 3x plus y. Okay, तो जो क्वेश्चन गिवन है हमें कुछ इस तरह से मेंशन्ड है दैट दिस इज सम हाइट, और इस हाइट से वी आर फायरिंग टू बॉडीज, वन हॉरिजॉन्टली with speed 1 which is 5 root 3, right, this much in meter per second, and the other one we are firing at an angle of 60 degrees with the horizontal. तो ये आपने इस तरह से सेम स्पीड से 5 रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड से ही फायर कर दिया है, बट आपने जब इसे फायर किया है तो ये आपने एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फायर किया है। सो ऑब्वियसली अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे so that will be u cosine 60, cosine 60 is half, so 5 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है दिस कंपोनेंट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेकंड बॉडी। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आएगा दैट इज 5 रूट 3 साइन 60, साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 5 इंटू 3 इज 15, 15 बाई 2 हो गया। तो ये आपके पास सेकंड बॉडी जो है या उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए हॉरिजॉन्टली ये दोनों बॉडीज मीट करती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी फर्स्ट बॉडी ऐसे रास्ता कवर करेगी, एंड सेकंड बॉडी जो है वो ऐसे पहले ऊपर जाएगी, फिर ये रास्ता कवर करेगी, और इस तरह से फॉल करते हुए ये कोइंसाइड कर जाएंगे एट सम पॉइंट पी। दिस पॉइंट इज गिवन टू अस एज पी। स्ट्रेच कर देते हैं हॉरिजॉन्टल को बिकॉज वी आर गिवन कि द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज टू बी टेकन एज ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, इसका ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये करस्पॉन्डिंगली हो गया वाई कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम ऑफ द हिल, तो ये बॉटम ऑफ हिल है, यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई गिवन है। ओके, तो अब पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दोनों ने ट्रेवल किया। एक के पास स्पीड ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 रूट 3, दूसरे के पास कम है, इसके पास स्पीड कम है उसे समय ज़्यादा लगना चाहिए, इसका मतलब हमें उसे ज़्यादा समय देना है, यानी उसे पहले फायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में फायर हुई है सेकेंड बॉडी। सो व्हाट वी कंक्लूड इज सिंस एक्स इज सेम, राइट, फॉर कोलिजन एक्स जो है वो सेम है, तो देयर फोर द बॉडी
with velocity 5√3 हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड बॉडी जो है, ठीक है, इसको हम बॉडी ए मान लेते हैं, इसको बॉडी बी मान लेते हैं। तो समय किससे ज़्यादा लगना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम कवर करने के लिए समय जो है जिसकी वेलोसिटी कम है उससे ज़्यादा लगना चाहिए। तो बॉडी बी जो है, ठीक है, इट इज़ फायर्ड बिफोर द बॉडी ए। बॉडी बी इज फायर्ड बिफोर बॉडी ए। तो बॉडी बी जो है वो पहले फायर हुई है, बॉडी ए बाद में फायर हुई है, ये तो पहली चीज़ होगी। अब जो एक्स है डिस्टेंस, अगर आप उसे देखें, एक बॉडी के लिए जो पहले फायर हुई है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? पहले वाली बॉडी के लिए दिस इज 5√3/2 इंटू टी, राइट। और जो दूसरी बॉडी है जो बाद में फायर हुई है टाइम डेल्टा टी के बाद, उसकी वेलोसिटी थी 5√3, राइट। दिस इज रैदर, ये पहले बॉडी हमने बी के लिए लिखी है ना, हाँ ये बी के लिए लिखा है हमने, और अब बॉडी ए के लिए लिख रहे हैं। तो 5√3 इंटू इससे समय कितना लगेगा, मान लेते हैं इससे समय लगा है डेल्टा टी कम। तो ऑफकोर्स टी माइनस डेल्टा टी विल बी दी टोटल टाइम इंटरवल जो ए बॉडी को लगा है। तो बॉडी बी इज फायर्ड बिफोर बॉडी ए। तो बॉडी ए जो है वो समय ले रही है टी माइनस डेल्टा टी, और बॉडी बी जो है वो समय ले रही है टी टू रीच पॉइंट बी। दिस इज वन इक्वेशन। एंड द सेकंड इक्वेशन, मान लीजिए ये डेल्टा वाई इज दिस डिस्टेंस जो ये फॉल किए हैं दोनों बॉडीज, ये भी तो सेम है। तो डेल्टा वाई फॉर द हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड बॉडी, यानी जो 5√3 से फेंकी है उसके लिए, तो ये सिंपली -12g टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर होगा, जिसे आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। और जिस बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं किया है, बल्कि आपने 5√3 से फेंका है, बी वाली बॉडी की अगर बात करें, उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है 15/2। मतलब अब यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाने वाले हैं, तो दिस इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। This is the formula that you use. Basically, what we have done is, remember that body A takes time. How much time? Body A ये वाली थी 5√3 वाली जो पहले बताई गई है, fired horizontally, ठीक है। तो this takes time t minus delta t to reach t, and body B जो है this second body, ये जो है ये this takes time t टू रीच बी। तो ध्यान में रखिएगा पहले किसे फायर किया गया है, पहले हमने बॉडी बी को फायर किया है, फिर बॉडी ए को फायर किया है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले उन्होंने हॉरिजॉन्टली फायर्ड बॉडी के बारे में बात करी है, फिर एंगल 60 डिग्री पे बॉडी को फायर किया गया है। मैंने उन्हें ए और बी मेंशन कर दिया है, उनके लिए इक्वेशंस लिख दी हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करें, इस इक्वेशन से देखिए 5√3 कैंसिल हो जाएगा। सो t/2 इज इक्वल टू टी माइनस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, डेल्टा टी कम्स आउट टू बी टी माइनस t/2। ये वैल्यू आपके पास t/2 ही आ रही है, राइट। और इस इक्वेशन को अगर हम फॉलो करें, वेट अ मिनट, यहाँ मैंने क्या गलती करी, दिस वाज इक्वल टू दिस वैल्यू, यहाँ माइनस साइन के साथ आएगी, ये मैंने गलती करी। एक मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है, ये लिखी है बॉडी बी के लिए, और ये जो इक्वेशन लिखी है ये हमने बॉडी ए के लिए लिखी है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वन वी आर राइटिंग फॉर बॉडी बी, दिस is what we have written for body B, and this what we have written for body A. Similarly, ये आपने बॉडी बी के लिए लिखा है, और ये आपने बॉडी ए के लिए लिखा है। तो यहाँ से हमें टाइम इंटरवल्स जो हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पता लग गया पहले वाले से। इसे उठाइए, उठा के इस एक्सप्रेशन में फिल कर दीजिए। तो इस एक्सप्रेशन में फिल करते हैं, यू गेट 15/2 इंटू टी माइनस हाफ जी इज 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देन यहाँ पे भी आ रहा है -5 इंटू टी माइनस डेल्टा टी मीन्स टी माइनस टी/2 इसका स्क्वायर, यू गेट t²/4। इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से यू गेट
15/2t इज इक्वल टू, इसको इनफैक्ट राइट पे ले आते हैं, दिस इज 5t² कॉमन, 1 - 1/4 is 3/4, so 3/4 means you will get 15/4 here, right? Getting 15/4, एक t तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, right? And eventually from here you are getting t is equal to ये 4/2, this comes out to be 2 seconds. तो इसका मतलब जो बॉडी थी, which body? I think body B, it takes time 2 seconds to reach point P, and body A takes time t minus delta t, that means 1 second. Therefore एक तो चीज़ ये समझ में आई हमें, बॉडी A takes time taken by body A, time taken to reach P, ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि P पहुंचने में समय कितना लगा। तो फॉर बॉडी A टाइम टेकन टी ए, वो वैल्यू थी टी माइनस डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू थी t/2, तो ये वैल्यू आपके पास t/2 ही हो गई, टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स थी, दिस कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड। एंड ऑफ कोर्स बॉडी बी के लिए देखेंगे तो टी बी इज टी इटसेल्फ, तो ये वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड्स आ रही, तो एक बॉडी को 2 सेकेंड लगे वहाँ तक पहुँचने में, एक बॉडी को 1 सेकेंड लगा उस पॉइंट तक पहुँचने में। दिस कुड बी एडिशनली आस्क्ड इन दी क्वेश्चन, समहाउ हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो सिंपल आप ये वैल्यूज उठाइए यहाँ पे फिल कर दीजिए। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो सीधे पता लग जाएगा, दिस विल बी आई थिंक 5√3/2 इंटू टी, टी की वैल्यू थी 2 सेकेंड्स, तो इसे अगर मैं 2 फिल कर देता हूँ, ये 5√3/2 इंटू 2, सो यू आर गेटिंग दिस एज 5√3 meters। ओके, देन हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले ना डेल्टा y फाइंड कर लीजिए। डेल्टा y की वैल्यू आपके पास आएगी, मेरे ख्याल से ये सेकंड वाला स्टेप जल्दी आ जाएगा, दिस इज माइनस हाफ, नीचे की तरफ था ना ये, राइट, तो डेल्टा y वाज हाफ g, दैट इज हाफ g इंटू टी माइनस डेल्टा टी, इसका होल स्क्वायर था, दिस वैल्यू इज -5 इंटू टी माइनस डेल्टा टी इज 1 सेकेंड, राइट, तो दिस इज 1 और इसका स्क्वायर, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -5, और -5 ना ये टॉप से आ रहा है नीचे की तरफ, राइट। तो अगर मैं आपसे y कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो y कोऑर्डिनेट विल बी 10, जो ये टोटल हाइट थी, माइनस, ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ मॉड ऑफ y फिल करना है अब आपको, राइट, तो दिस विल बी 10 माइनस मॉड ऑफ -5। अब मैंने मॉड क्यों लगाया, कि डेल्टा वाई ना हमारा नेगेटिव में आया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर ओरिजिन मानते हैं ओ डैश, तो डेल्टा वाई ऑफ कोर्स हमारा नेगेटिव में ही आएगा, नीचे की तरफ है, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। बट अगर हम ओरिजिन ग्राउंड पे लेते हैं, यानी एट द बेस ऑफ द हिल लेते हैं, तो उस केस में आपके पास ये डेल्टा वाई का मॉड लेना पड़ेगा आपको, तभी आपके पास ये डिस्टेंस आएगा। दिस इज दी वाई कोऑर्डिनेट दैट इज बीन आस्क्ड। वाई कोऑर्डिनेट के लिए 10 में से डेल्टा वाई का मैग्नीट्यूड माइनस करना पड़ेगा आपको, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 मीटर ओनली, राइट, ये भी 5 आ गया आपके पास। तो अब हमसे जो पूछा गया है, देयरफॉर √3x प्लस वाई विल कम आउट टू बी √3, x वैल्यू वाज 5√3 प्लस y वैल्यू इज 5, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 5 इज 20। तो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है 20, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ √3x plus y is 20, that is the answer। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, होपफुली आपको ये सीरीज़ हेल्प कर रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर लीजिएगा, इफ़ एट ऑल यू फील कि वी आर एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।